हेलो दोस्तों, स्वागत है सुबह के आईटीएस क्लासेस में। मटेरियल साइंस का हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके आरआरबी जेईई एग्जाम, एसएससी जेईई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ऐड किया गया है। तो जिन लोग भी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो, जिनका जेडीसी का एग्ज़ाम है, उन सारे ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस ऐड किया गया मटेरियल साइंस का वो आपका एज़ पर आरआरबी जेईई के सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किया गया है। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट का आपका टॉपिक हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टील के बारे में और कास्ट आयरन के बारे में। बस इतने ही टॉपिक से जो आपके आरआरबी जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात की आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख के जाते हो, अगर एग्ज़ाम हॉल में मतलब बैठने से पहले मेरे भाई, तो मटेरियल साइंस से पूछे जाने वाले सारे ही क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी है सारे क्वेश्चंस को जो है एक जगह इकट्ठा करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करने में। तो भाई आपका सिर्फ काम यही रहेगा कि आप ईमानदारी पूर्वक पूरी वीडियो अच्छे से देखना दोस्त, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी मटेरियल साइंस का। और आप बोल सकते हो कि एक ही वीडियो से मटेरियल साइंस का जो कंसेप्ट है फॉर आरआरबी जेईई और जेडीसी के कैंडिडेट के लिए भाई खेला खत्म हो जाने वाला। मतलब ये आपके लिए एक तरह से बूस्टर डोज का काम करने वाला है। तो पूरी वीडियो देखना, आपको टेंशन नहीं आएगी और मटेरियल साइंस में मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। शॉक और इम्पैक्ट लोड जो होती है वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। हमें पता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं इसके लिए माइल्ड स्टील के लिए, तो यहाँ पर जो आपका फ्रैक्चर आपका हो जाता है तब तक जो जितना आपका लोड आपकी जो मटेरियल से आती है उसको क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। तो टफनेस जब भी वर्ड आएगा मतलब शॉक और इम्पैक्ट लोड को सहने के लिए होती है, ठीक है। और हुक्स लॉ भी आपको पता होगा कि भाई शियर स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन होता है, और ये जब हटता है तो यहाँ पे एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लग जाती है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण किसी भी मटेरियल को थीन वायर में जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी भाई, आयरन है, टंगस्टन है, निकल है, एल्यूमिनियम है। तो ये आपकी एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। इन चारों के ऑप्शन के कंपेयर करेंगे तो अगर एल्यूमिनियम और कॉपर की दे दिया जाए तो भाई तो उसमें कॉपर की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कॉपर की डक्टिलिटी जो है ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। और अगर बोला जाता है कि कौन सी ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग किसी मटेरियल को थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, मेलिएबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग शुड अ स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्रेटिंग। तो नाइट्रेटिंग एक केस हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग भाई क्या होता है कि अगर हमको जो लो कार्बन स्टील होती है, लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे कि वो स्टील जिसमें जो है कार्बन की परसेंटेज 0.008 से लेके 0.3% जो रहती है, जिसको हम लोग लो कार्बन स्टील या तो माइल्ड स्टील बोला जाता है। तो उसका सरफेस को अगर हमको हार्ड करना है तो उस मेथड को बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे नाइट्राइडिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका साइनाइडिंग हो गया, और एक होता है कार्बोराइजिंग हो गया, ठीक है, कार्बोराइजिंग। उसका और भी होता है जैसे कि इंडक्शन फ्लेमिंग हो गया, ठीक है। तो वो सब छोड़ो। तो इसमें पूछा गया कि भाई अगर हमको नाइट्रेटिंग करने से पहले मटेरियल को कितना देर तक, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब हीट करना पड़ेगा। तो ये टाइम है 21 से लेके 100 आवर, ठीक है, 21 से लेके 100 घंटे तक आपको हीट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ही आता है, कि नाइट्रेटिंग में जो है सरफेस पे कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, मतलब कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन, और वो भी अमोनिया गैस के सहारे, ठीक है। और साइनाइडिंग, मतलब साइनाइडिंग को कभी कभी कार्बोनाइट्रेटिंग भी बोला जाता है। इसमें कार्बन प्लस नाइट्रोजन के जो एलिमेंट है वो सरफेस पे ऐड किया जाता है। और याद रखना कि सरफेस जो होता है खाली वो हार्ड होता है, जो उसका सेंटर कोर रहता है ना वो हमेशा डक्टाइल ही रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेंटर को हार्ड नहीं करता, सिर्फ सरफेस को करता है। और कार्बोराइजिंग नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कार्बन के जो एलिमेंट है वो ऐड किए जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। तो मैंने बताया था उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी बोलेंगे। डक्टिलिटी का मतलब हो गया थीन वायर हो गया। डक्टिलिटी जब भी बोलेगा ये थीन आपकी वायर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप डिस्कशन आपको मतलब पूरा मज़ा आ जाएगा। पूरी वीडियो देखना यार, सारे क्वेश्चन मटेरियल साइंस के आपको लग जाने हैं, आरआरबी जेईई से रिलेटेड जितने भी सारे आपके टॉपिक ऐड किए गए सिलेबस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्टेप। मतलब अंडर द एक्शन ऑफ स्लो राइज बोला ना, मतलब बहुत टाइम के बाद जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने वाला। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या कि किसी भी मटेरियल में मतलब डिफॉर्म हो जाने के बाद जो है वो दोबारा उस शेप को जो है रिगेन नहीं कर सकता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो वो क्रीप फेलियर होता है। क्रीप फेलियर के कारण ही जो है मटेरियल का ये भी स्लो राइज है, ठीक है। तो स्लो राइज के कारण जो फेलियर होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको क्या बोलेंगे, क्रीप। और क्रीप में टोटल 3 स्टेज होते हैं, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्सरी क्रीप। क्लियर है।
और फटिग जब भी फेलियर होगा ना, फटिग जो फेलियर होता है ये कौन सा लोड के कारण होता है? साइक्लिक लोड के कारण फटिग मटेरियल फेलियर होता है, जिसमें आपके कभी पॉजिटिव कभी कंप्रेसिव, मतलब कभी टेंजाइल कभी कंप्रेसिव लोड किसी कंपोनेंट में लग रहे हैं, तो ये साइक्लिक लोड जो लग रहा है उसके कारण मटेरियल में फेलियर होता है। तो फटिग में किसी मटेरियल की अगर हमको उसकी स्ट्रेंथ को बताना है तो वो कौन बताता है ना? एंड्योरेंस, ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट जो होता है ना, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ को बताता है। डक्टाइल फ्रैक्चर आपको पता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है भाई? वो मटेरियल जिसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ब्रिटल फ्रैक्चर होता है जिसमें इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो होती है, मतलब तुरंत ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्लो वाला पूछा ना, तो इसलिए ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच एनिलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होमोजीनस। हमें पता है कि जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट पे, ठीक है, कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, तो उन कंपोनेंट्स के जो ग्रेन होते हैं, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, उसके जब आप किसी मेटल के जब आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चरल व्यू को देखने जाओगे तो उसमें क्या छोटे छोटे ग्रेन्स रहते हैं। तो जब हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन करेंगे, रोलिंग ऑपरेशन जब करने वाले हैं, ये सारे ऑपरेशन, तो उसके जो ग्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं। और जो ग्रेन के जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं उसके कारण उस मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। बट वी वांट कि हम लोग चाहते हैं कि वो जो उसकी ओरिजिनल हमें, जैसे कि जो भी मटेरियल पे हमने फोर्जिंग ऑपरेशन किया, रोलिंग ऑपरेशन, हम चाहते हैं कि नहीं उसकी जो डक्टिलिटी है वो फिर से दोबारा आ जाए, ठीक है। अगर उसकी हार्डनेस बढ़ाना है तो उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग को हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे नॉर्मलाइजिंग हो गया, एनिलिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, ठीक है। तो उसमें भी एनिलिंग के भी भैया अलग अलग टाइम है, ठीक है, टाइप है एनिलिंग के, जैसे कि डिफ्यूजन एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्प्रूडाइजिंग एनिलिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिलिंग प्रोसेस है जो हैवी कास्टिंग जो प्रोसेस हो जाने के बाद जो है ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स को होमोजेनस बनाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन एनिलिंग बोला जाता है, ठीक है। और भी जब हम लोग आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये सारा आपका हीट ट्रीटमेंट का जो आपका कंसेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाना है। क्रीप हमें पता है कि ये स्लो और एक प्रोग्रेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो स्क्रीप जो होता है ये हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, ये अकर सीन, तो आपको मैंने बता दिया टोटल 3 स्टेज में जो है ये अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% पेयरलाइट इज कॉल्ड। देखो अगर आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पता हो, क्योंकि हमें पता है कि जो आयरन होता है उसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर होती है 1539 डिग्री सेल्सियस होती है। तो जब हम लोग आयरन को जो उसकी जो रूम टेम्परेचर होती है, तो उसको जब हम लोग 1539 डिग्री सेल्सियस तक मतलब उसको ले जाएंगे, उसके बाद ही ये क्या होता है? मोल्टन अवस्था में आता है। तो उसके बीच में जो है ना भाई, इसकी बहुत सारी अलग अलग रूप होते हैं। पहले अल्फ़ा आयरन मिलेगा, फिर गामा आयरन मिलेगा, ठीक है, फिर डेल्टा आयरन मिलेगा। तो पता चलता है कि अल्फ़ा आयरन जब रहता है तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक रहती है, जब गामा आयरन हो जाता है तो वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, फिर डेल्टा आयरन होगा तो फिर वो मैग्नेटिक कैरेक्टर में आ जाता है। और अल्फ़ा आयरन जब रहेगा तो उसकी स्ट्रक्चर बीसीसी होती है, और गामा आयरन जब रहेगा तो उसकी स्ट्रक्चर एफसीसी होती है। एफसीसी मतलब फेस क्यूबिक सेंटर, और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी क्यूबिक सेंटर। और जब डेल्टा रहेगा तो फिर वो बीसीसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब जब क्या होता है कि भाई ये तो हम लोगों ने जब हीटिंग किया तो भाई ये अलग अलग इस तरह का रूप दिखाता है। तो जब कूलिंग भी करेंगे ना तो इसके अलग अलग जो है भैया क्या बोलते हैं, मतलब इसके जैसे ऑस्टेनाइट हो गया, उसके बाद भाई अलग अलग आपको बेनाइट हो गया, ये सब सारे स्टील का ही है, ठीक है। अलग अलग जब हम लोग कूलिंग मीडियम में करते हैं तब ये सारा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। मार्टेनसाइट हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि अगर स्टील में 0.8% कार्बन है और 100% पेयरलाइट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर आपको कुछ इस तरीके से याद आ रहा होगा, ये 723 डिग्री सेल्सियस है और इसी को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 0.8% है और ये यहाँ पर 0.008 या कुछ भी आप इसको रख सकते हो। तो अप टू 0.8% जो रहता है इस पॉइंट को यूटॉक्टाइड पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर 0.8% कार्बन है और 100% पेयरलाइट है तो वो यूटॉक्टाइड स्टील आता है, यूटॉक्टाइड, ठीक है। 3 तरह के आयरन कार्बन डाइऑक्साइड में आपके रिएक्शन बनते हैं, एक बनता है पेरिटेक्टिक, दूसरा बनता है यूटेक्टिक और तीसरा बनता है यूटेक्टाइड। अब पेरिटेक्टिक जो बनता है ना आपका, सॉरी ये तो यूटॉक्टाइड हो गया, यूटॉक्टाइड हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यूटेक्टिक, जब बात करेंगे ना तो वो कास्ट आयरन के केस में जो है यूटेक्टिक वाला टर्म आएगा। अभी आगे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर कोई स्टील है, अगर उसमें 0.8% कार्बन है, वो 100% पेयरलाइट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेक्टाइड स्टील बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से अगर पूछा जाता कि बताओ अगर मान लो कि अगर लेस देन 0.8% कार्बन अगर रहता है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। और हाइपर यूटेक्टाइड कब होता है, जब ग्रेटर देन 0.8% कार्बन जो होता है अगर हम लोग का प्रेजेंट रहता है किसमें, आपके स्टील में, ठीक है। और यूटेक्टाइड स्टील यहाँ पे क्यों आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100% पियरलाइट भी बोलते हैं। पियरलाइट क्या होता है भैया, कि हमें पता है कि यूटेक्टाइड जो रिएक्शन होता है, ये भी आपको क्लियर ही कर देता हूँ मैं। यूटेक्टाइड जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो गामा रहता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा प्लस Fe3C। अल्फा को फेराइड बोलते हैं और Fe3C को बोलता है सीमेंटाइड या तो आयरन कार्बाइड बोला जाता है। इसी दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं क्या, पियरलाइट बोला जाता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव और नॉर्मलाइजिंग। हमें सब पता है कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये जो होता है ये इंटरनल स्ट्रेस, मान लो अगर हम लोग कि अगर रोलिंग ऑपरेशन मान लो हमने किया होगा तो उसमें जो मटेरियल के अंदर में अगर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस रह गया होगा तो इस हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ये मशीनेबिलिटी को भी बढ़ाता है और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए ही तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा ही ऑप्शन सही है, तो डी हो जाएगा। और एक आप इसमें ये याद रख सकते हो कि नॉर्मलाइजिंग का जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हम लोग जो मटेरियल को जो हम लोग हीट करते हैं ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके जाते हैं। कहाँ तक, अपर, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त SSC JEE, इसलिए आपको याद रखना कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग किसको लेके जाते हैं, नॉर्मलाइजिंग के केस में जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें जो कूलिंग करते हैं ना, तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में मतलब स्टिल एयर में इसको जो है कूलिंग किया जाता है उस मटेरियल को। लेकिन वहीं पर जब एक एनिलिंग हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट, तो उसमें जो कूलिंग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, वो फर्नेस में ही किया जाता है। इसीलिए जो नॉर्मलाइजिंग के केस में जो मटेरियल का जो हीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो ज़्यादा रहती है, उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा रहती है। और जो एनिलिंग वाला जो मटेरियल में जो हीट ट्रीटमेंट करेंगे इसकी क्या ज़्यादा रहेगी, तो इसकी जो डक्टिलिटी होती है ना मेरे दोस्त, इसकी डक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन से भैया मतलब एग्जाम में किसी न किसी में पूछा ही गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज ऑब्टेंड, ये सारे RRB के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एज द एंड प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीट द ट्रीटमेंट साइकिल इन ऑस टेम्परिंग प्रोसेस। देखो टेम्परिंग प्रोसेस जो होता है ये भी एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है। आपको मैंने बताया था कि एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो टेम्परिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑस टेम्परिंग और एक होता है मार टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है उसको बेनाइट बोलते हैं, बेनाइट। और मार टेम्परिंग में जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं क्या, मार्टेनसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट बोलते हैं। और मार्टेनसाइट ही जो है स्टील का ये सबसे हार्डेस्ट जो है भैया ये सब्सटेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मार्टेनसाइट जो होता है सबसे हार्डेस्ट आपका स्ट्रक्चर होता है। और बेनाइट जो होता है ये डक्टाइल होता है। अगर आप वो कंपेयर करोगे किसके कंपेयर में, मार्टेनसाइट के कंपेयर करोगे। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि बताओ कि भाई कंप्लीट हीट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ऑस टेम्परिंग प्रोसेस में कौन सा इसका क्या है, एंड प्रोडक्ट है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, बेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अब मार्टेनसाइट कब आता है, जब आप मार टेम्परिंग करते हैं तो, ठीक है। ऑस्टेनाइट को हम लोग गामा से भी डिनोट करते हैं। गामा का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, FCC स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये नॉन मैग्नेटिक नेचर में होता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया कि अगर हम लोग कूलिंग करते तो पहले ऑस्टेनाइट होता, फिर वो पियरलाइट बनता, कोर्स पियरलाइट। और फाइन पियरलाइट को हम लोग सोर्बाइट बोल देते हैं। एक्सट्रीमली फाइन पियरलाइट अगर मिलता तो ट्रोस्टाइट बोल देते हैं, ठीक है। और एसिकुलर ट्रोस्टाइट को बोलते हैं बेनाइट बोलते हैं। यही बेनाइट जो होता है ये आपका इंड प्रोडक्ट होता है ऑस टेम्परिंग का। और फाइनल जो मार्टेनसाइट है ना ये मार टेम्परिंग में हमें मिलता है। मार टेम्परिंग का मतलब होता है कि सडन जो हम लोग क्या करते हैं, सडन कूलिंग करते हैं। सडन कूलिंग कैसे का होता है, क्विंचिंग मतलब वाटर में मान लो उसको डाल दिए गर्म करके, तो उसके कारण जो बहुत हार्ड जो है भैया उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये देखो ये है आयरन करंट इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो यहाँ पे देखो ये जो 723 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर वाला जो ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये 727 से 723 इसी को बोला जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये 1400 के अप्रॉक्स पे जो ऊपर होता है इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। इसमें देखो 3 तरह के रिएक्शन मिलते हैं। ये वाला जो आपको 1493 वाला जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे कौन सा रिएक्शन मिलेगा भैया, आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन मिलेगा। इसमें क्या होगा, डेल्टा प्लस लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गामा। गामा मतलब आपका ऑस्टेनाइट में। यहाँ पे आपको ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो लिक्विड है ये लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गामा प्लस Fe3C। और गामा मतलब ऑस्टेनाइट और आपका Fe3C मतलब सीमेंटाइट। और ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को मिला के ही बोला जाता है क्या, लेडोवेराइट बोला जाता है, लेडोवेराइट बोला जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो आपको क्या मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है आपका यूटेक्टॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जो गामा जो रहता है ये कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फा जिसको हम लोग फेराइड बोलते हैं प्लस Fe3C जिसको हम लोग सीमेंटाइड या तो आयरन कार्बाइड बोलते हैं, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 6.67% होती है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि पियरलाइट बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है मैं ये बता देता हूँ, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 727 डिग्री सेल्सियस को
बोला जाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है आपका ये लगभग ये 1394 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। कितने तरह का रिएक्शन होता है? पेरिटेक्टिक इस पॉइंट पे मिलता है 1493 डिग्री सेल्सियस पे। यूटेक्टिक कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा। इसका टेम्परेचर रेंज कितना देखो 1147 डिग्री सेल्सियस। मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपका यूटेक्टॉइड है वो कहाँ पे मिलेगा? 727 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें देखो क्या बोला क्वेश्चन और क्या आता है इसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज कितना तक दिया हुआ 2%। तो देखो यहाँ पे अगर 0.75 या तो 0.8% से अगर कम मान लो कार्बन अगर स्टील में है तो उसको हाइपो ईटोक्टाइड स्टील बोलेंगे। और अगर 0.8% से अगर ज़्यादा कार्बन है मेरे भाई तो उसको हाइपर ईटोक्टाइड स्टील बोलेंगे। उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे यूटेक्टिक वाला पॉइंट जो रहता है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो 4.3% कार्बन जो रहता है, अगर 4.3% से कम है तो उसको हाइपो यूटेक्टिक, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या यूटेक्टिक पॉइंट है इसलिए इसको हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन बोलेंगे। और इससे ज़्यादा रहेगा तो उसको हाइपर यूटोक्टाइड हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया और सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में एड भी है, तो टेंशन नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस मटेरियल फॉर हॉट डीप मेटेलिक कोटिंग? तो उसको जिंक बोलते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब भी क्या होता है कि मान लो किसी भी सरफेस में हमें जिंक की कोटिंग करना उसको भी गैल्वेनाइजेशन ही बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर 3 हो गया। लोअर क्रिटिकल ऑफ स्टील कितना होता है भाई? अभी आपको मैंने दिखाया था 723 डिग्री सेल्सियस और कहीं पर 727 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन में जो भैया एनर्जी ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं। हमें पता है कि अगर इलास्टिक रीजन तक अगर हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं भाई, उसको हम लोग अगर डिफॉर्म करते हैं, बट आफ्टर रिलीजिंग लोड को रिलीज करने के बाद द मटेरियल विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप, कि ये अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है। इलास्टिक लिमिट से अगर आप मान लो ऊपर चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? यहाँ पे अपर एल्ड पॉइंट मिलने लग जाता है। तो उसके बाद जो है मटेरियल की अगर एल्डिंग हो जाती है तो वो फिर शेप को गेन नहीं कर पाता, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर हो गया रेजिलेंस। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि थिन वायर में कन्वर्ट करना। टफनेस का मतलब शॉक लोड जो होता है और इम्पैक्ट लोड को ऑब्जर्व करना। ठीक है, और हार्डनेस का मतलब कि इंडेंशन मतलब कि किसी भी मटेरियल को आप जो खरोच मान लो नाखून से ही कर रहे हो, तो अगर मान लो उसमें नाखून से आपने खरोचा लेकिन उसमें खरोच नहीं आया, इसका क्या मतलब हुआ कि हार्डनेस उस मटेरियल की बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नॉन एज। देखो सारा यहाँ पे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर स्टील है ना तो स्टील भैया जो रहता है, एक होता है कार्बन स्टील होता है, एक होता है कार्बन स्टील जिसमें कार्बन कंपोनेंट मिले होते हैं, एक होता है एलॉय स्टील, एक होता है एलॉय स्टील। ठीक है, तो स्टील जो होता है इसमें 0.008 से लेके 2% तक अगर मान लो कार्बन है आयरन में तो उसको हम लोग स्टील बोला जाता है। और 2% से लेके अगर 4.3% तक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। तो अगर स्टील में भी देखो अलग अलग अमाउंट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से जो है कार्बन को बांटा गया। मान लो कि आयरन में सिर्फ जो है कार्बन का ही अमाउंट है तो वो भी तो स्टील है, लेकिन कार्बन का अमाउंट जो मान लो अगर उसमें कम, जैसे कि अगर मान लो 0.008 से लेके 0.3% है तो उसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील बोलते हैं। अगर मान लो 0.3 से लेकर 0.6 रहेगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम कार्बन स्टील बोलेंगे। और अगर 0.6 से लेके आपका मान लो 2% तक रहेगा तो उसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील बोलेंगे। और एलॉय स्टील जैसे कि टूल स्टील हो गया, इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग, जैसे कि आपको क्रोमियम मिला दिया जाएगा, निकल मिला दिया जाएगा, सल्फर मिला दिया जाएगा, फॉस्फोरस मिला दिया जाएगा। और ये सब हम लोग मिला क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो क्रोमियम मिलाने से क्या होगा कि उसमें जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। मैंगनीज को मिला देंगे तो उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है। सल्फर को मिला देने से मसनेबिलिटी बढ़ जाती है। निकल को बढ़ा देने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसलिए वो एलॉय स्टील हो गया। ठीक है, लेकिन जो है लो कार्बन स्टील जो रहता है इसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। लो कार्बन स्टील को ही क्या बोला जाता है? माइल्ड स्टील बोला जाता है मेरे दोस्त। और अगर 0.15% तक अगर मान लो स्टील में कार्बन है तो उसको बोला जाता है क्या? डेड माइल्ड स्टील। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टील से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने डिस्कस कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टील है कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और एलॉय स्टील का टाइप हो गया टूल स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्प्रिंग स्टील, हीट रेजिस्टिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है मेरे दोस्त। और ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आरआरबी जेईई के डिस्कस कर रहा हूँ और ये बहुत ही बेनिफिट आपके आरआरबी जेईई एंड जेडीसी एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस फॉर प्लेसिंग ए थीन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील। तो थीन फॉस्फेट जो कोटिंग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्केराइजिंग बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का कोटिंग लगाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन अंडर द स्ट्रेस नोन। देखो डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन आ गया ना, तो उसके लिए स्टिफनेस होता है, ठीक है। आप देखते हो स्प्रिंग वगैरह में जब आप जो रहता है उसमें जो आप लोड लगाते हो तो अपने आप को क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, डिफ्लेक्शन होने से रोकता, तो वो तो उस स्प्रिंग की स्टिफनेस ही रहती है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइनाइडिंग इज़ कैरिड आउट एट टेम्परेचर ऑफ। तो भैया साइनाइडिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लो कार्बन स्टील का जो सरफेस को हार्ड करने के लिए जो आपका तरीका होता है उसको बोलते हैं कि केस हार्डनिंग बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग बोलेंगे। और केस हार्डनिंग के अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे सायानाइडिंग हो गया, नाइट्राइडिंग हो गया, ठीक है, नाइट्राइडिंग हो गया, और एक आपका कार्बोराइजिंग हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, ठीक है। तो साइनाइडिंग में क्या होता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों ही एलिमेंट सरफेस पे ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन में ओनली नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है अमोनिया गैस के थ्रू से ऐड किया जाता है सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे। और कार्बोराइजिंग में ओनली कार्बन के जो एलिमेंट होते हैं उसको ऐड किया जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि जो साइनाइडिंग वाला जो होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है। तो साइनाइडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 950 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई कार्बोराइजिंग का भी मे भी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपका हो सकता है पूछ ले। तो कार्बोराइजिंग के लिए जो होता है ये आपका 850 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये जो होता है साइनाइडिंग से तो भैया कम होता है। और नाइट्राइडिंग का बात करेंगे ना तो ये होता है आपका 480 से लेके आपका 650, ठीक है। तो और इसमें अगर मान लो पूछ दिया कि भाई साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट हमको सरफेस जो मिलता है वो किस आपका हीट ट्रीटमेंट से मिलता है लो कार्बन स्टील के लिए, तो वो नाइट्राइडिंग होता है। ये क्वेश्चन भी RRBJ में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कार्बोराइजिंग मेथड हैज़ हाई प्रोडक्शन रेट। तो ये लिक्विड कार्बोराइजिंग जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्शन रेट होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग process permits the transformation of austenite to martensite throughout the cross section of a component without cracking or detonation। मैंने आपको बताया यार कि आयरन को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर से लेकर अगर 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाएंगे तो ये मेल्ट करेगा। और ये जब डेल्टा आयरन से जब ये सॉलिड होता है तो ये अलग अलग का स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे मान लो अगर ऑस्टेनाइट मिल गया और ऑस्टेनाइट से अगर हम लोग डायरेक्ट जो है मार्टेनसाइट पे लेके जाते हैं, जो कि मार्टेनसाइट जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है स्टील का। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को मार क्विंचिंग या तो मार टेम्परिंग बोला जाता है, ठीक है। और ऑस टेम्परिंग में जो है कौन सा में स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं क्या, बेनाइट बोलते हैं। बेनाइट जो होता है ये डक्टाइल मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू मार्टेनसाइट के कंपेयर में। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो मैंने आपको बताया था पेरिटेक्टिक रिएक्शन निकलता है, इटेक्टिक भी निकलता है और यूटेक्टाइड भी निकलता है। तो ये क्यूरी पॉइंट जो होता है नॉट फाउंड इन आयरन कार्बन तो इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो ये क्यूरी पॉइंट जो होता है ये नहीं पाया जाता। क्यूरी पॉइंट नहीं होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है भैया। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये 768 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे जब आयरन जो होता है अल्फा आयरन में जब रहता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक होती है। बट एट द टेम्परेचर ऑफ 768 डिग्री सेल्सियस तक जैसे उसके ऊपर लेके जाओगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है भैया वो मैग्नेटिक से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है या तो क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। क्लियर है। तो क्यूरी टेम्परेचर अभी किसी एग्जाम में पूछे तो उसको क्या होता है भैया, 768 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो कि द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, तो ये आपको याद रखना 2 × 10⁻⁶ kgf/cm² होता है। अगला क्वेश्चन, इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर अप्लाइंग प्रोटेक्टिव फिनिश टू मेटेलिक ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं क्या, लेकरिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिरेडाइजिंग इज ए कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग ऑफ, तो इसमें सिरेडाइजिंग जो होता है उसमें जिंक की कोटिंग लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। और जो जिंक की कोटिंग हम लोग जिस अगर आयरन के सरफेस पे लगाते हैं उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि इन एन आयरन कार्बन एलॉय द कंटेंट ऑफ कार्बन इज स्टेटेड टू बी 4.3%, सच अ कास्ट आयरन इज नोन एज। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग आयरन कार्बन जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे तो भाई आपका कुछ इस तरीके से एक लाइन दिखा होगा, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पे देखना एक 1147 डिग्री सेल्सियस था, ये 723 डिग्री सेल्सियस था। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट मिलता था, जो पॉइंट था इस पॉइंट में 4.3% जो है कार्बन था। और इस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते थे। और 4.3% अगर कार्बन है तो उस आयरन को हम लोग जो उसमें अगर कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक कास्ट आयरन बोलेंगे, ठीक है। और 4.3% से अगर कम रहता तो उसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और 4.3% से अगर ज़्यादा अगर उसमें कार्बन रहेगा स्टील में तो उसको बोलेंगे हाइपर यूटेक्टाइड कास्ट आयरन। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यूटेक्टिक कास्ट आयरन जो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आपने एक चीज़ ये भी गौर किया होगा कि स्टील के केस में जो यूटेक्टोइड वाला पॉइंट आ रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई स्टील में जो कार्बन होता है कितना 0.008 से लेके ओनली 2% तक ही रहता है, ठीक है, और 0.8% से अगर कम रहेगा तो उसको हम लोग हाइपो यूटेक्टाइड स्टील बोलते थे, और 0.8% से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग हाइपर यूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलो यार, अगर वीडियो लगे काम की चीज़ें तो जरूर लाइक करना, और नए हो चैनल पर इसको सब्सक्राइब भी करो यार, दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर लगे काम की चीज़ें तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अ मटेरियल विच फेल सडनली विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हो गया? विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी, मतलब भैया उसमें जो है इलास्टिसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। उस तरह का मटेरियल को बोला जाता है क्या? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और इसका जो आंसर होगा क्या होगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाने वाला, ठीक है। और इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अगर आप लोड लगाते हो तो वो मटेरियल डिफॉर्म भी करता है, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड जो होता है वो क्या करे? रीगेन कर लेता है शेप को, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में हमें पता है कि किसी भी मटेरियल को अगर आप लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो उस प्रॉपर्टी जो रहती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी ऑफ दी मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन। तो हमें पता है कि अल्फ़ा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है। तो अल्फ़ा का आयरन जो होता है उसको हम लोग फेराइड भी बोलते हैं। तो इसमें जो है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, गामा में जो होता है एफसीसी, और डेल्टा में होता है क्या? बीसीसी। तो अल्फ़ा यहाँ पे पूछा ना, तो ये देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। ये तो बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड होना चाहिए, तो कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन का तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, और सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनर्जाइजर इन पेक कार्बोराइजिंग। तो ये होता है बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मटेरियल। फेरस का मतलब ये होता है जिसमें आयरन रहे, जैसे कि कास्ट आयरन, ठीक है, जैसे स्टील, इसमें आयरन मिलेगा आपको, ठीक है, आयरन का मेन कंपोनेंट होता है। तो जैसे इसमें कास्ट आयरन जो आपका हो गया फेरस मटेरियल होगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब गामा आयरन की जो भाई स्ट्रक्चर क्या होगी? तो गामा आयरन को अभी मैंने बताया फेस क्यूबिक सेंटर होना चाहिए, और बीसीसी किसका होगा? अल्फा आयरन का होगा, और डेल्टा आयरन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट टू रिमूव द गैसेस ट्रैप्ड इन द मेटल ड्यूरिंग द इनिशियल कास्टिंग। जब हम लोग कास्टिंग ऑपरेशन कर जाते हैं ना, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को, उस मेटल को फर्नेस में डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और उसके बाद फर्नेस में ही कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है, जिसके कारण जो मेटल की जो ग्रेन होती है ना, कोर्स ग्रेन मिलता है। कोर्स ग्रेन मतलब क्या? उस मेटल की जो डक्टिलिटी है भैया वो ज़्यादा रहेगी। उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को एनीलिंग बोला जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और टेम्परिंग जो होता है दो तरह का होता है, ऑस टेम्परिंग और मार टेम्परिंग। और ऑस टेम्परिंग के कारण जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? बेनाइट बोलते हैं। और मार टेम्परिंग के कारण जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्टेनसाइट बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हॉट शॉट फिनोमिनन जो होता है अकर्स इन स्टील बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ पियरलाइट। पियरलाइट जब भी बोल रहा है मतलब ये जो यूटेक्टोइड रिएक्शन है, यूटेक्टोइड, ठीक है, यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें गामा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा फेराइड प्लस Fe3C सीमेंटाइड, और दिस Fe3C सीमेंटाइड इज ऑल्सो नोन एज आयरन कार्बाइड, जिसमें 6.67% कार्बन होता है। और इन दोनों को मिलाकर इसको क्या बोला जाता है? पियरलाइट बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इट इज़ कंपोज ऑफ A% फेरिटिक, मतलब अल्फा जो है A% है, और B% सीमेंटाइड मतलब Fe3C जो है B% है। तो दोनों का भाई वैल्यू पूछा था, ये 88 और 12 होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त पूछा गया है कि द मेटास्टेबल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट इन विच कार्बन हैज़ बीन फाइनली प्रिसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड। तो कार्बाइड आ गया ना दोस्तों, आयरन कार्बाइड किसको बोलते हो? सीमेंटाइड को बोलते हो, ठीक है। और मार्टेनसाइड कहाँ से मिलता है भैया? मार्टेनसाइड मिलता है हमें मार टेम्परिंग से मिलता है। फेराइड मतलब अल्फा फेराइड, और अल्फा का स्ट्रक्चर क्या होता है? बीसीसी होता है। बेनाइड कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग ऑस टेम्परिंग कर लेंगे तब हमको बेनाइड मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। हमें पता है पिग आयरन कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले आयरन का ओर लेके मैं आओ मेरे दोस्त, कहाँ से? माइन से, मतलब उसको अयस्क का लेके आओ, उस अयस्क में कोक मिला दो, उस कोक को फिर उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? लाइम स्टोन मिला दो, तो उसके बाद आपको पिग आयरन मिलेगा। तो आयरन का जो सबसे फर्स्ट स्टेज जो आपका आयरन मिलता है उसको बोलते हैं पिग आयरन। और पिग आयरन में भी कार्बन अब अप्रोक्स 4% का आसपास इसमें कार्बन रहता है। और प्योरेस्ट अगर हमको आयरन चाहिए तो भाई इस कार्बन को भी हटाना पड़ेगा, तो प्योरेस्ट आयरन जो हमको मिलता है, और याद रखना पिग आयरन जहाँ पे मिलता है उस फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है। और पिग आयरन के बाद जो हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मिलता है उसको बोलते हैं क्या? रॉट आयरन।
तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि बताओ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का नाम क्या, तो वो रॉट आयरन हो गया। और पिग आयरन किस फर्नेस पे बनाया जाता है, वो ब्लास्ट फर्नेस पे बनाया जाता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आयरन और कॉक एंड लाइमस्टोन आपका सेकंड आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पेयर इज नीड एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। अब भैया आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि क्रोमियम को ऐड करने से भैया वो जो कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। लेकिन एग्जाम में अगर मान लो पूछ दिया कि निकेल को बढ़ाने से क्या ऐड करने से क्या होता है, तो निकेल को ऐड करने से क्या होता है भैया, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है। और वेनेडियम को ऐड करोगे तो ये भी हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप सल्फ़र को देखोगे तो सल्फ़र को ऐड करने से ये मशीनेबिलिटी जो रहती है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा भैया, तो और मैग्नीज को बढ़ाने से क्या होता है ना, मैग्नीज को जैसे आप ऐड करोगे तो ये हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर का 3 हो जाएगा। हमको पूछा कि मशीनेबिलिटी जो होता है किससे बढ़ेगा, तो वो सल्फर को ऐड करने से बढ़ेगा। मेरे दोस्त में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता कि मैग्नीज को ऐड करेंगे अगर हम लोग स्टील में तो वो क्या बढ़ाता है, तो वो हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। सल्फर क्या बढ़ाता है, मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। उसके बाद क्रोमियम क्या बढ़ाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। निकल क्या बढ़ाता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है। वेनेडियम क्या बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी बीटन इनटू प्लेट, तो उसको बोले क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन यूजुअली, तो ये भैया 2 से लेकर 4.3% तक जो होता है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है 4, तो ये 4 ही मेरा आंसर हो जाए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द यूटेक्टिक रिएक्शन ऑफ आयरन कार्बन अकर्स एट, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जो है यूटेक्टिक रिएक्शन मिलता है। और इस पॉइंट पे 1493 डिग्री सेल्सियस पे हमें पेरिटेक्टिक मिलता है। और 727 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 727 या 723 पे जो है हमें यूटेक्टोइड रिएक्शन मिलता है मेरे भाई। तो यहाँ पे पूछा यूटेक्टिक, तो यूटेक्टिक का टेम्परेचर क्या होगा, 1146 या तो आप 1147 बोल सकते हो। अगर 1493 है इसकी किसके लिए, ये पेरिटेक्टिक के लिए है। और 723 किसके लिए, ये यूटेक्टोइड के लिए है। ठीक है। और आप देख सकते हो अगर 0.8% से कम अगर आपका कार्बन का अमाउंट रहेगा स्टील में तो उसको हाइपो यूटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। और 0.8 से 2% को हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। उसी तरीके से अगर 4.3% से अगर मान लो कम अगर आपका कार्बन मिला हुआ स्टील में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन बोलेंगे। और एबोव रहेगा तो आपको हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वैन सोलिडिफिकेशन स्टार्ट आयरन विल अपीयर। हमें पता है कि 1539 डिग्री सेल्सियस के अगर ऊपर आयरन का टेम्परेचर बढ़ा दिया है मेरे भाई, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, मोल्टेन में मिलेगा। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा भाई। तो उसको धीरे धीरे जब कूलिंग करेंगे तो ये लिक्विड से पहले डेल्टा आयरन में आता है जिसकी स्ट्रक्चर बीसीसी है, उसके बाद गामा आयरन में आता है, उसके बाद अल्फा आयरन में, फिर आपका फाइनल अल्फा आयरन बीसीसी में आ जाता है। और आपको मैंने बताया था कि 768 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला जाता है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर इसलिए बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो बीसीसी रहता है इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक रहती है। बट इस लाइन के बाद इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ना रह के नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, इसलिए तो इसको बोला जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो देखो क्या होता है भैया, सबसे पहले ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा। व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट आयरन विल अपीयर फॉर्म क्या, डेल्टा आयरन। क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ स्टील इज क्वेंस्ड इन वाटर द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज नोन। भाई वाटर में क्विंच कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ गर्म को अगर वाटर में डाल दोगे तो वो क्या होगा, सडन उसका कूलिंग होने वाला है। और ड्यू टू दिस सडन कूलिंग उसकी जो हार्डनेस क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी। उस टाइम जो उसका स्ट्रक्चर मिलने वाला है भैया उसका नाम है मार्टेनसाइट। और मार्टेनसाइट जो होता है सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टील होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले ऑस्टेनाइट, फिर कोर्स पियरलाइट, फाइन पियरलाइट को सोरवाइड बोलेंगे, एक्सट्रीमली फाइन पियरलाइट को ट्रोस्टाइट बोलेंगे, और एसिसुलर ट्रोस्टाइट को बेनाइट बोलते हैं। फाइनली आपका मार्टेनसाइट मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ सारा चीज़ बताएगा। फेराइट जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा फेराइट जिसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की स्ट्रक्चर रहती है, जिसमें आपका मान लो ये 727 डिग्री सेल्सियस आपका क्या मैक्सिमम सॉलिड सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन का परसेंटेज देकर रखा हुआ है। सीमेंटाइट का मतलब होता है कि इसमें 100% आयरन कार्बाइड रहता है। ठीक है, Fe3C जिसको बोलते हैं। और इसमें कार्बन के परसेंटेज 6.67 रहती है। ये बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। बेनाइट का मतलब जिसको आप बोल सकते हैं ये डक्टाइल रहता है अगर आप कंपेयर करोगे किससे, मार्टेनसाइट के कंपेयर में। और बेनाइट जो मिलता है ये ऑस टेम्परिंग का जो है, ऑस टेम्परिंग का ही आपका एंड प्रोडक्ट रहता है। और मार्टेनसाइट सबसे हार्डेस्ट और ब्रिटल
होता है और इसमें सबसे कम डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। और इसकी जो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ नॉन कार्बाइड इन अल्फा आयरन, और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नीडल लाइक स्ट्रक्चर पूछा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो वो मार्टेनसाइट होता है और ये बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो इसकी होती है। अगला क्वेश्चन हो क्या है कि द कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन में अकर इन द केमिकली कंबाइंड फॉर्म इज नोन एज सीमेंटाइट। एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसको बोला जाता है, जिसमें क्रोमियम ऐड कर दिया जाता है, तो क्रोमियम 18% रहता है, निकल 8% रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन द, हमें पता भैया कि जितना ज़्यादा कार्बन को ऐड करेंगे तो उतना ज़्यादा हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। द आयरन ओर आर मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, तो हमें पता है कि मैग्नेसाइड, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट ये सारे ही आयरन ओर है, बट सबसे ज़्यादा जो पिग आयरन के लिए हम लोग आयरन और यूज़ करते हैं उसको हेमेटाइट बोला जाता है, ठीक है। द ऑस्टेनेटिक स्टील कंटेंस 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस इसेंशियल इन वेल्डिंग, तो मतलब अगर हम लोग कास्ट आयरन में वेल्डिंग कर दिए हैं तो भैया उसका जो है प्री हीटिंग करना आवश्यक हो जाता है। हाई स्पीड स्टील किसको बोला जाता है, जिसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम जो होता है 1841% में रहता है। मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि स्टेनलेस हाई स्पीड स्टील में कौन कौन से भाई उसके जो मिले रहते हैं एलिमेंट, तो टंगस्टन रहता है, क्रोमियम रहता है, वेनेडियम जिसकी परसेंटेज 18.4 और 1% रहती है। क्लियर है, चला आगे बढ़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इज अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस। तो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस किसके लिए यूज़ करते हैं, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील किसमें होता है, जिसका 0.08 से लेके 0.3% आपकी कार्बन रहे, और इसी को बोला जाता है कि माइल्ड स्टील बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो उसमें ओनली 0.15% तक उसमें कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो पूछा गया कि सरफेस हार्डनिंग जो सबसे ज़्यादा किस मेथड से प्राप्त होता है, तो वो प्रोसेस को नाम क्या जाता है, नाइट्राइडिंग दिया जाता है। आपका ये नाइट्राइडिंग जो होता है, देखो ये तीन तरह, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग के केस में 800 ब्रिनलेस हार्डनेस नंबर, साइनाइडिंग के केस में 900 ब्रिनलेस हार्डनेस नंबर, नाइट्राइडिंग में सबसे ज़्यादा होता है 1000 होता है, ठीक है। और जो सरफेस हार्डनिंग जो आपका प्रोसेस होती है लो कार्बन स्टील को, उसको बोला जाता है केस हार्डनिंग बोला जाता है। ये देखो पैक मेथड, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये सारे ही आपके सरफेस हार्डनिंग के मेथड होते हैं, ठीक है। और साइनाइडिंग में जो होता है भैया, इसमें देखो कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों ही ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन में ओनली नाइट्रोजन, नाइट्राइडिंग में ओनली नाइट्रोजन, और कार्बोराइजिंग में जो होता है आपका क्या ऐड किया जाता है, ओनली कार्बन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर द टू मेथड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो भैया हमें पता ये क्या केस हार्डनिंग है, अभी आपको मैंने यहाँ पे पीछे दिखाया भी था, ये सारे जो है केस हार्डनिंग के टाइप्स होते हैं जो लो कार्बन स्टील का सरफेस को हार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमें पता है कि नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, टेम्परिंग, स्प्रोडाइजिंग और हार्डनिंग ये सब सारा क्या है भैया, ये सब सारा आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। जैसे नॉर्मलाइजिंग जो होता है ये जो है स्पेसिफिक इनको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाते हैं, उसका कूल कहाँ पे करते हैं, एयर में कूल करते हैं। एनलिंग में क्या करते हैं कि इसको बियॉन्ड, इसमें भी जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में लेके जाते हैं, इसमें कूल कहाँ करते हैं, फर्नेस में। ये डिफरेंस पूछा जाता है। एनलिंग में देखो फर्नेस में कूल कर रहे हैं और नॉर्मलाइजिंग में एयर में कूल कर रहे हैं। टेम्परिंग का दो तरह का टेम्परिंग होता है भैया, एक होता है मार टेम्परिंग जिससे मार्टेनसाइड मिलता है, एक होता है ऑस टेम्परिंग जिससे बेनाइड मिलता है, ठीक है। ये स्पिरोडाइजिंग हो गया, ये हार्डनिंग हो गया। क्लियर है, चलो आगे देखो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। बेनाडियम इज एडेड टू स्टील एन इज एन एलॉइंग एलिमेंट। तो बेनाडियम ऐड करने से क्या होगा, ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाएगा। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई यील्ड एंड टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाता है। आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, निकल से भी भैया स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है, और वेनेडियम से भी बढ़ती है। तो सारा चीज़ अगर आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को वहाँ पे सोल्व कर पाओगे। द आयरन ओर आर मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, ये रिपीट हो गया तो ये हेमेटाइट होगा। फिजिबल प्लग जो होता है जो हम लोग बॉयलर में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मेरा बताने का इस क्वेश्चन के ऐड करने का मतलब ये था कि गन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉपर होता है, टीन होता है और एक जिंक होता है। चलो अगला क्वेश्चन तो क्या है कि ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील द स्पेसिमेन इज हीटेड। तो नॉर्मलाइजिंग के केस में भी हम लोग देखा था, ये भाई RRBJ का क्वेश्चन है कि एबोव दी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसको कूल कहाँ पे करते हैं, स्टील एयर में करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी बताया भी था कि जो नॉर्मलाइजिंग हो तो इसमें जो चाहे आपका एनलिंग हो, दोनों में ही केस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, बियॉन्ड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं। और कहाँ पे कूल किया जाता है, तो आपने देख ही लिया कि नॉर्मलाइजिंग के केस में हम लोग कूल करेंगे कहाँ पे, स्टील एयर में कूल करेंगे, ठीक है। चलो तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई नॉर्मलाइजिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस एनलिंग, ये स्पिरोडाइजिंग, ये पार्शियल आपका एनलिंग, ये हार्डनिंग एंड फुल एनलिंग। तो एनलिंग के ये सारा टाइप्स होते हैं। हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं क्यों, अरे यार, तो भाई ग्रेन स्ट्रक्चर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, और इंटरनल स्ट्रेस को भी रिलीव कर सकते हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। बेबिड मेटल जो होता है ये टीन बेस एलॉय होता है, ठीक है, इसका आंसर 1 था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनलिंग। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड एनलिंग दिख रहा है ना, प्रोसेस एनलिंग भी दिख रहा है, एस्प्रोडाइज एनलिंग भी दिख रहा है, तो फ्लेम एनलिंग नहीं होता है, ठीक है। एक होता है डिफ्यूजन एनलिंग होता है, डिफ्यूजन एनलिंग होता है, ये भी एक एनलिंग का ही टाइप होता है। चलो आगे बढ़ो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन द नाइट्रेटिंग प्रोसेस फॉर स्टील टू हार्डन द सरफेस जो होता है कौन सा गैस उसमें देते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, अमोनिया गैस देंगे तभी उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जो ऐड होगा। और सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट हमें मिलता है गैस हार्डनिंग में वो नाइट्रेटिंग हीट ट्रीटमेंट वाला ही मिलता है, जिसकी हार्डनेस नंबर कितने 1000 विटनेस हार्डनेस नंबर है, ठीक है। और ये सब सारे आपके केस हार्डनिंग का मतलब भी होता है कि सरफेस हार्डनेस तरीका लो कार्बन स्टील का करने का, ठीक है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूल स्टील। तो बोला गया कि कौन सा कैरेक्टर जो है टूल स्टील के लिए यहाँ पे नहीं है। तो बोला इट इज़ द स्टील विथ 0.3 से लेकर 0.6 कार्बन जो रहता है, नहीं 0.3 से 0.6 जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील बोला जाता है। तो यही तो आंसर पहले ही मिल गया यार, इसका आंसर 1 हो जाएगा। मेलिबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। तो मेलिबल कास्ट आयरन जो प्रोड्यूस किया जाता है ये फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन बाय द एनलिंग प्रोसेस। और आपको पता होना चाहिए कि जो कास्ट आयरन जो होता है भाई, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है ये 2 से लेकर 4.3% होती है। और ग्रे कास्ट आयरन, वाइट, मेलिबल, एस्प्रोडाइल और ऑस्टेनेटिक, ये सब सारे कास्ट आयरन के आपके टाइप्स हो गए। चलो तो सारे ही क्वेश्चन भाई मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको डिस्कशन में बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो यार ये इसको आपको क्या करना, बार बार लेक्चर को सुनते रहो ताकि सारे ही आपके जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम हॉल में जब जाओ तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए। और इस बात की गारंटी ले लो यार कि हीट ट्रीटमेंट, स्टील, कास्ट आयरन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में इससे बाहर आपका कोई भी चीज़ पूछने वाला नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो चलो लेक्चर कैसा लगे इसका फीडबैक जरूर देना कमेंट करके। आपका कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और देखते हैं कि अगला वीडियो जो होता है भैया किसका बूस्टर डोज हम लोग लेकर आते हैं, जो आपको जीडीसी या आरआरबी जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बंदे उनको भाई हेल्प मिलने वाली है। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।